वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक नाम लेना चाहता हूं जो कि इंडिया से हैं, मोहम्मद तलहा कुरैशी। काफ़ी हफ़्ते हो गए या कुछ महीने हो गए, ये हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा नाम वीडियो के अंदर लें। तो मैं हर बार उनको कहता हूं अच्छा मैं बोल दूंगा, लेकिन हर बार याद नहीं रहता मुझे। तो आज एकदम से याद आ गया तो मैं उनका नाम ले लेता हूं, मोहम्मद तलहा कुरैशी। कैसे हो भाई? सब एवरीथिंग इज़ फ़ाइन ना? आप और आपके सब घर वाले कैसे हैं? लव फ्रॉम पाकिस्तान। 31 जनवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। जब हम बीज लगा लेते हैं तो उस गमले को धूप में रखना है या छांव में रखना है, और जब बीज अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर ले तो उसके बाद इसको कहाँ पर रखें और कब ट्रांसप्लांट करें, और क्या ओनली कोकोपीट के अंदर हम बीज लगा सकते हैं। आज की वीडियो में यही बातें करेंगे क्योंकि मौसम शुरू होने वाला है, बहार के दिन आने वाले हैं, गर्मी की सब्जियां और फूलों के बीज लगाने का टाइम शुरू होने वाला है 15 फरवरी से 15 मार्च तक। इसके बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आइडियल महीना समझा जाता है 15 फरवरी से 15 मार्च तक। अगर हम ओनली कोकोपीट के अंदर ही बीज लगाते हैं तो उसकी जर्मिनेशन शुरू होने के चांसेस रहते हैं, और हो भी सकता है कि आपके बीज ही अंदर गल जाएं, क्योंकि कोकोपीट नीचे से कभी जल्दी ड्राई नहीं होती, वो हमेशा नीचे से गीली ही रहेगी और उसका सरफेस ऊपर से हमें ऐसा लगेगा जैसे वो खुश्क हो गया है और उसको पानी की कमी है। ज़्यादा पानी मिलने की वजह से सीड ही अंदर गल जाता है। अगर सीड अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर भी देता है तो जैसे ही पौधा बनेगा उसको खाद की कमी हो जाएगी, क्योंकि कोकोपीट के अंदर ना तो नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटाशियम, और पौधे को इन तीन चीज़ों की ज़्यादातर ज़रूरत होती है। कोकोपीट के अंदर फाइबर है, लेकिन ऐसे स्टेज के ऊपर पौधे को फाइबर की ज़रूरत होती ही नहीं है, उसको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी और फास्फोरस की, ताकि उसकी रूट ज़्यादा डेवलप हो सके और उसके पत्ते ज़्यादा ग्रीन हो सके, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ी से काम कर सके। तो ओनली कोकोपीट के अंदर सीडलिंग मत किया करें। अगर करनी ही हो तो आधा गाय का गोबर लें और आधी कोकोपीट लें, उसको मिक्स करें और उसके अंदर बीज लगा सकते हैं। और जो बीज हमने लगाए हैं उसके गमले को शॉपर से कवर कब करें और क्यों करें। सर्दी के दिनों की वेजिटेबल या फूलों वाले सीड्स आपने लगाने हो वो लगते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में। तो नवंबर से वैसे ही ठंड के दिन शुरू हो जाते हैं और सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत होती है हीट की। जब सीड को हीट मिलेगी, ह्यूमिडिटी मिलेगी, तो ही वो जल्दी जर्मिनेशन अपनी शुरू करेगा। अगर ठंडे में हम ओपन में ही इसको रख देंगे तो सीड ठंडक की वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और हो सकता है वो पड़ा पड़ा ही गल जाए। इसलिए सर्दी के दिनों की जो सब्जियां या फूलों वाले पौधे होते हैं उनको हम प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, ताकि अंदर हीट और ह्यूमिडिटी बनी रहे और सीड की जर्मिनेशन में आसानी हो सके और सीड हमारा जल्दी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर सके। या आपको शौक़ है या आपका फार्म हाउस है, सर्दी के दिनों में ही गर्मी वाली सब्जियां उगाकर एडवांस में आप मंडी में फ्रूट लाना चाहते हैं, तो फिर दिसंबर के महीने में भी सीड्स लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी इसी तरह कवर करना पड़ेगा प्लास्टिक से, ताकि हीट बनी रहे और सीड और पौधे अच्छे ग्रोथ करते रहें। गर्मी के दिनों की सीडलिंग जो करते हैं, जो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हम करते हैं, बीज लगाते हैं गर्मी की सब्जियां और फूलों के, उसके लिए हमें इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मौसम वैसे ही काफ़ी आइडियल होता है। ना दिन में इतनी ठंड होती है और ना रात में ज़्यादा सर्दी, ना कोहरा पड़ता है। अगर ऐसा होता है कोहरा पड़ता हो रात को, तो फिर रात के टाइम आपको चाहिए कि अपने जो भी गमले हैं जिसके अंदर आपने सीड्स लगाए हैं उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया करें, और जैसे ही दिन की रोशनी आए, धूप निकले, तो उसको हटा दिया करें। जब भी बीज को लगाएं तो उसको शेडी एरिया में लगाएं या फिर फुल धूप में लगाएं। अगर मौसम आइडियल है, ना ठंड है ना गर्मी है, तो इसको धूप में आप लगा सकते हैं। मतलब आज बीज लगाएं और गमले को फुल धूप में रख दें, लेकिन पानी की कमी नहीं होनी चाहिए ऐसे स्टेज पर। अगर पानी की एक मरतबा भी कमी हो गई तो बीज हमारा ख़राब हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल गया तो सीड गल जाएगा। इसलिए एक बैलेंस रखना पड़ता है हमें। बीज का काम है जर्मिनेशन अपनी शुरू करना, चाहे अंधेरे में करवा लें चाहे फिर सूरज की धूप में करवा लें। दोनों ही जगह पर सीड तो अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर देगा, लेकिन अगर कम रोशनी पौधे को मिल गई, जैसे ही स्प्राउटिंग होती है, बीज के अंदर से छोटा सा पौधा निकलता है और रोशनी की उसको कमी हो गई, तो फिर वो काफ़ी लैगी हो जाता है, जिस तरह ये लंबे लंबे से आपको दिख रहे हैं। तो पौधे की ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, देन वो एक साइड पर गिर जाएगा और उसके बाद में सूख कर मर जाएगा। यहाँ से रूट एरिया से वो गल जाता है, क्योंकि उसका रूट स्ट्रक्चर ही इतना कमज़ोर हो जाता है सूरज की धूप ना मिलने की वजह से, कि उसकी नई रूट्स आती ही नहीं है और आखिर में ऐसी हालत हो जाती है पौधे की, ये गल जाएगा नीचे से। इसलिए सूरज की धूप छोटे से छोटे पौधे के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। फुल डे की धूप दें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप, लेकिन अगर जून और जुलाई के महीने में बीज लगा रहे हैं तो फिर शेडी एरिया में लगाइएगा, क्योंकि उन दिनों वैसे ही बहुत गर्मी होती है। अगर बीज को धूप में रखेंगे, छोटे छोटे पौधे जैसे ही बाहर निकलेंगे, ज़्यादा धूप मिलने की वजह से, हीट मिलने की वजह से, गर्म हवा चलने की वजह से छोटे छोटे पौधे बर्न हो जाएंगे। शेडी एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ब्राइट लाइट रहती हो, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पर धूप नहीं आ रही लेकिन सूरज की तेज़ रोशनी है।
सूरज की तेज़ रोशनी में पौधे की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन धूप मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर जून जुलाई की धूप में छोटे पौधों को रखेंगे तो उनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ जाएगी, पत्ते जलने लगेंगे और उसके बाद में पौधा हमारा सूख जाएगा। अगर पौधे को प्रॉपर धूप और तेज़ रोशनी मिलती रहेगी तो पौधा स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ही जाएगा। इवन के बीज के अंदर से छोटा सा जो पौधा निकलता है उसके अंदर भी इतनी विल पावर होती है कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। अगर सूरज की धूप नहीं मिलेगी तो उसके पाँव कमज़ोर पड़ जाएंगे और पौधा नीचे गिरकर मर जाएगा। बीज जब जर्मिनेशन अपनी शुरू कर लेता है, बीच में से एक पौधा निकल आता है, तो कभी भी उसको जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए जब तक कि उस पौधे के 3 से 4 पत्ते ना आ जाएं। पहले जो 2 पत्ते निकलते हैं वो सीड का एक हिस्सा होते हैं। सीड को अगर आपने कभी तोड़कर देखा हो तो उसके 2 पार्ट होते हैं। तो जैसे ही सीड को हम मिट्टी के अंदर प्रॉपर तरीके से लगाते हैं तो नमी मिलने की वजह से कुदरती तौर पर ही वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, अपने छिलके के अंदर ही पड़ा पड़ा। और जो 2 पत्ते पहले पहले निकलते हैं वो सीड का ही हिस्सा होते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ऐसी स्टेज पर हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। सम टाइम होता है कि ट्रांसप्लांट कर दे तो ये ग्रोथ शुरू कर देते हैं, लेकिन अच्छा यही है कि 3 से 4 पत्ते जब एक पौधे के आ जाएं उसके बाद ही आप इनको ट्रांसप्लांट करें। और जब हम पौधे को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में रखें, लेकिन ऐसा एरिया नहीं जहाँ पर रोशनी कम हो, बल्कि ऐसी जहाँ पर फुल डे की धूप तो ना आती हो लेकिन ब्राइट लाइट पूरा दिन वहाँ पर आती हो। जैसे ही वो स्टेबल हो जाए तो उसको आप धूप में भी रख सकते हैं। अगर वो धूप में रखने वाला पौधा है तो पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा उस पौधे को धूप की कितनी ज़रूरत है। फुल डे की गर्मी की धूप हम उसको दे सकते हैं या नहीं। शेडी एरिया वाला पौधा है तो उसको शेडी एरिया में ही रखें आप। अगर डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग के बाद हम उसको धूप में रख देते हैं तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि जैसे ही हम बहुत सारे गमलों के अंदर बीज लगाते हैं तो जब उनको ट्रांसप्लांट करना होता है तो एक एक पौधे को उखाड़ते हैं और अलग अलग गमलों के अंदर या ज़मीन के अंदर लगाते हैं। ज़मीन के अंदर तो मॉइस्चर बना रहता है, ज़मीन की अपनी ठंडक होती है जिसकी वजह से पौधे कुछ ज़िंदा रह जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। अगर गमलों के अंदर और रूफ टॉप के ऊपर आपने ये सब कुछ करना हो तो सीडलिंग को ट्रांसप्लांटिंग के बाद में 2 से 3 दिन के लिए शेडी एरिया में रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट पूरा दिन आती हो, और उसके बाद आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग के बाद एक एक पौधे को अगर हमने उखाड़ कर लगाया होगा, दूसरी जगह पर शिफ्ट किया होगा और उसको डायरेक्ट हम धूप में रख देंगे तो हो सकता है हीट की वजह से वो पौधा झुक जाए और उसके बाद वो खड़ा हो ही ना पाए। इसलिए शेडी एरिया में रखते हैं ताकि थोड़ी सी कूलनेस उसको मिल सके, ज़्यादा हीट ना मिले, ताकि उसकी रूट्स नई डेवलप हो सकें और उसके बाद में जब वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए देन हम उसको धूप में भी रख सकते हैं। ये बीज लगाने के बेसिक रूल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आप भी बीज लगाया करेंगे और मेरी तरह कामयाब भी हुआ करेंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।